हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, ठीक है ना। सो इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंड-एस 40, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, शॉर्ट में हम आईपी भी कहते हैं। बिफोर मैं रिवीजन को स्टार्ट करूं, जो ही मैं नोट्स आप लोगों को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, चाहे वो कॉन्सेप्ट नोट्स है, चाहे हम क्वेश्चंस भी अपने पास में यहाँ पे करेंगे डिस्कशन में, ठीक है ना। वो सारे के सारे जो नोट्स की जो फाइल है ना, आप लोगों को बेटा वो मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उसके अंदर में, और वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। और सेकेंडली जो भी और भी बाकी जो इंड-एस है जिनकी रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है या जो और आती रहेगी, उसके लिए एक सिंगल प्लेलिस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। उसका लिंक भी आप लोगों को इसी आपके पास वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा, तो उसके जरिए आप बाकी भी अपने पास इंड-एस रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। तो बेटा इंड-एस 40 जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक बहुत ही आसान सा आपके पास में स्टैंडर्ड है, और क्वेश्चन इसमें 4 नंबर से लेकर ना 10 नंबर तक आ जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, हाउएवर जब भी आता है ना वो आपका 8-10 नंबर तक का भी चले जाता है कई बार, और वो एक आसान सा होता है अगर हमने अपने पास रिवाइज किया है। छोटी सी वीडियो है, आराम से अंत तक सुनना, आपके सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले सवाल उठ के आता है भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो हम कहते हैं बेटा इसकी परिभाषा क्या है, विच इज द प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड। तो प्रॉपर्टी क्या है, लैंड एंड ऑब्लिक और बिल्डिंग, ठीक है ना, जो हेल्ड किसके द्वारा, या तो ओनर के पास है, मालिक के पास है, या फिर बाय लेसी एज राइट टू यूज एसेट, आरओयू एसेट हम करके बोलते हैं, जो कि हमारे पास इंड-एस 116 में आता है, बेसिकली जो लेसी के पास है, ठीक है ना, या तो ओनर के पास है, लेसी के पास है, ठीक है। और वो किस लिए है भाई, पर्पस क्या उसका, जो हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है लैंड बिल्डिंग, उसका पर्पस क्या है, या तो हमने रेंटल इनकम कमानी है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी होगी, या दोनों पर्पस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ पे शब्द आता है ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ये बेटा के लिए पता है किसका नाम है, पीपी का ही दूसरा नाम है बेटा। पीपी का, जो हम पीपी अपने इंडिया 16 सीखते हैं ना, उसी का दूसरा नाम यहाँ पे स्टैंडर्ड में ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के नाम से यूज किया हुआ है, ठीक है ना। अगर वो ओनर अपने पास रख रहा है फॉर यूज, मतलब अगर पीपी हमारे पास पड़ी है, ओनर के पास है, फॉर द यूज के लिए है, तो इंड-एस 16 आपका हो जाएगा। हाउएवर अगर वो लेसी के पास है राइट टू यूज एसेट, तो इंड-एस 116 लग जाता है। वो पीपी को लेके बात कर रहा है, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे किसको लेके बात होनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेके बात होनी है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स ये जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, जो हमें समझने चाहिए, और फिर मैं इसको लेके और भी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करूंगा। सबसे पहला, लैंड विच इज हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर मेरे पास जमीन पड़ी है, सिर्फ खाली आपके पास में जमीन है, और वो आपने किसके लिए रखी, लॉन्ग टर्म कैपिटल, कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ब्याज रखी है, कोई यूज नहीं कर रहे, कुछ नहीं, रादर फॉर द शॉर्ट टर्म सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर लैंड विच इज हेल्ड फॉर करंटली अनडिटर्मिन्ड फ्यूचर यूज। अनडिटर्मिन्ड का मतलब हमें पता ही नहीं क्या इस्तेमाल करना है, पड़ी है हमारे पास, अभी अपने पास अनडिटर्मिन्ड है, आपको पता ही नहीं है किस पर्पस के लिए, तो उसको वो खुद कहता है हमारे पास, इंड-एस 40 बात क्लियर करता है कि उसे हमने आईपी मानना है। इफ एन एंटिटी हैज नॉट डिटर्मिन्ड दैट इट विल यूज लैंड एज अ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्या उसे वो पीपी मानेगा, या फिर शॉर्ट टर्म सेल के लिए अपने पास यूज करेगा, या मान लीजिए उसे इन्वेंट्री के तौर पर उसे खरीदा है, जो है रखा है, जो है बेचने के लिए रखा है, ठीक है ना, तो हमारे पास यही मानेगा वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। तो अगर यूज नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन, एंड देयर बाय रिजल्टिंग इन आईपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। अच्छा, बिल्डिंग अगर हमारे पास एंटिटी के पास पड़ी, उसे किराए पे दिया है अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीज, तो ऑब्वियसली किराए पे दिया है, तो रेंटल इनकम के लिए, तो आईपी हो गया। बिल्डिंग जो खाली पड़ी है बट इज हेल्ड टू बी लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग, खाली पड़ी है, वेकेंट है, पर हमने उसे चढ़ाना किराए पे ही है, देना किराए पे, हमें इंटेंशन किया है कि हमने उसे किराए पे देना, अभी खाली पड़ी बट किराए पे देना है, तो रेंटल इनकम आएगी, तो ऑब्वियसली आपका आईपी हो जाएगा। प्रॉपर्टी दैट इज बीन कंस्ट्रक्टेड और डेवलप फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अभी बना रहे पर उसका इस्तेमाल एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे, तो आईपी में ही आएगा। कुछ ऐसी आइटम जो आईपी नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी विच इज इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स, जो हमारे पास पड़ी है प्रॉपर्टी, उसको हमने बेचने के लिए रखा है, तो बेटा वो तो इन्वेंट्री हो गया, इंड-एस 2 लग जाएगा। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो हमारे पास क्या, इंड-एस 16 या 116 लगता है, जो मैंने अभी बताया था, पीपी का दूसरा नाम, ठीक है ना। फिर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल, पीपी हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तो ये हमारा कहां जाता है, इंड-एस 105 में जाता है, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, ठीक है ना। फिर इंप्लॉई ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी इंप्लॉई के द्वारा ऑक्यूपाइड है बेटा, वो पीपी में ही आएगा, इंड-एस 16 ही लगता है। वो आपके पास में अगर हमने प्रॉपर्टी दे रखी है, किसको, इंप्लॉई को दे रखी है, तो पीपी में कवर होगा। अच्छा, इसमें लेकिन ना कई बार बच्चों के कुछ कुछ सवाल से रह जाते हैं, तो मैंने ना इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए आपके साथ। अगर मेरा बिजनेस मान लीजिए कुछ भी और बना के बेचने का, मान लीजिए चिप्स बना के बेचने का, और मैं प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टी मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इंड-एस 40 लगेगा। अगर मेरा बिजनेस ही बिल्डिंग को किराए पे देना, प्लीज समझना, बिल्डिंग को किराए पे देना ही मेरा बिजनेस है, तो वो बिल्डिंग मेरा पीपी हो जाएगा, वो पीपी हो जाएगा, आपका इंड-एस 16 में कवर हो जाएगी बिल्डिंग। अच्छा, एसेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट, अगर हम अपने पास मान लीजिए मशीनरी को किराए पे दे रहे हैं, प्रॉपर्टी मशीनरी को किराए पे दे रहे हैं, ठीक है ना, वो हमने दिया है, तो ऑब्वियसली वो पीपी है, इंड-एस 16 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप पीपी की परिभाषा देखते हैं तो वही देखते हैं,
कि अपने पास बिजनेस में अपने पास यूज के लिए कर रहे हैं, एडमिन पर्पस के लिए या रेंटल टू अदर्स के लिए, ठीक है ना। वो तो एसेट को रेंट पे देना ही अगर बिजनेस है मेरा, किसी भी एसेट को, मतलब अदर देन आपके पास अगर मैं बोलूँ आईपी वाले, अगर वो देना ही मेरा बिजनेस है तो इंड एस 16 आ जाएगा, पीपी आ जाएगा, ठीक है ना। वो आपके पास चीज आ गई। एसेट आईपी को रेंट पे देना बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, एंड गिवन ऑन रेंट तो इंड एस 40 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रेंट पे देना मेरा बिजनेस नहीं है। जैसे बोला अगर मेरा काम ही वही है फिर वो आपके पास पीपी है, ठीक है ना। पर अगर वो मेरा बिजनेस नहीं अपने पास में देना और उसे किराए पे दिया है मैंने, तो वो मेरे पास इंड एस 40 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, रेजिडेंशियल क्वार्टर फॉर स्टाफ सब मेरे पीपी में ही आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स इन्वेंट्री है, इंड एस 2 लगता है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मेरे पास प्रॉपर्टी है बट वो आपके पास हेल्ड फॉर सेल नहीं है, ठीक है ना। बट फॉर किस लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन या अनडिटर्मिन्ड यूज, मैंने बोला था लैंड वाला जो अनडिटर्मिन्ड यूज है, या रेंटल के लिए आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 40 में आ जाएगा। तो मैंने जितने एग्जांपल्स बनते हैं ना वो सारे के सारे आपके साथ में यहाँ क्लियर कर दिए। नाउ कम्स द अदर पैरामीटर्स, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बेटा सेम एज इंड एस 16, यही सेम है इंड एस 16, इंड एस 38, इंड एस 40, सब में वही है कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है और आपके पास में कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। कुछ चीजें बिल्कुल सेम है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हो चुके हैं पहले। मेजरमेंट, मेजर किस पे करना है बेटा, इसके लिए आपके पास इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज एट कॉस्ट मॉडल, आपके पास इनिशियली आपके पास क्या है, कॉस्ट पे ही दिखाने का है। अगर खरीद रहे हो तो सेम एज इंडिया 16 वाला केस है, ठीक है ना। अगर खरीद रहे हो तो आपके पास परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिबेट लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस लाइक जीएसटी अगर तभी लेंगे अगर इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलता है, ठीक है। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो भी आ रहे हैं लाइक प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेंट फीस फॉर लीगल सर्विस है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह आपने दे रहे हैं अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। लाइक वन टाइम मेंबरशिप दे रहे हो आप अपने पास, क्या क्या नहीं आता, स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉसेज, एबनॉर्मल वेस्टेज वगैरह जो भी है वो नहीं आती। ये सेम बातें इंडिया 16 में करी हुई है, ठीक है ना। डेफर्ड कंसिडरेशन वाला बेटा अगर पेमेंट लेट कर रहे हो तो सेम इंडिया 16 के अंदर सीखते हैं हम लोग कि पेमेंट अगर लेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट कॉस्ट के तौर पे आ जाता है, ठीक है। एक्सचेंज वाले केस के लिए अगेन इंडिया 16 अप्लाई होता है कि अगर एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है तो किस पे दिखाना है, वो 3 प्रेफरेंसेस वगैरह होती थी, कमर्शियल सब्सटेंस है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, वो करके। और अगर हेल्ड बाय लेसी है एज राइट टू यूज एसेट तो उसके लिए 116 देखना पड़ता है, वो हम वहां पे जाके सीखते हैं लेसीज में, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट, बात समझ के चलना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसलिए मैंने थोड़ा बोला इंपॉर्टेंट और मैंने थोड़ा सा पॉज भी लिया। इनिशियल मेजरमेंट आसान है बेटा, जब हम इंडिया 16 करते हैं ना या इंडिया 38 भी आते हैं वहां पे हमेशा बात होती है कि इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट मॉडल ही है, पर सब्सिक्वेंट में जाके आपका ऑप्शन होता है या कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, इंटायर क्लास को लगाएंगे। पर यहाँ पे आपके पास में अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इंडिया 40 में आ रही है तो बेटा यहाँ पे अडॉप्ट कॉस्ट मॉडल ही करना है फॉर सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। यहां आपके पास में रीवैल्यूएशन मॉडल का ऑप्शन ही नहीं है, रीवैल्यूएशन मॉडल परमिटेड ही नहीं है। बात समझो, यहाँ कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है कि आपके पास में डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के आपके पास दिखाया जाएगा, एक्सेप्ट ऑब्वियसली ऑन लैंड, लैंड पे डेप्शन नहीं लगती, लैंड पे डेप्शन नहीं तो बिल्डिंग आपके पास जो है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उस पर डेप्शन लगेगी। यहाँ रीवैल्यूएशन मॉडल परमिटेड ही नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, एंटिटी मेजर करती है फेयर वैल्यू के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ओनली फॉर डिस्क्लोजर, आप फेयर वैल्यू को अपने पास डिटरमिन करोगे और उसे सिर्फ डिस्क्लोज करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल तो आप अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, तो आप फेयर वैल्यू पे लेके आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। इफ फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है तो उसका डिस्क्लोजर देने का है कि अगर आप उसे नहीं पता कर सकते कि वो कितनी है तो उस केस के अंदर उसका डिस्क्लोजर करना है। उसमें क्या मतलब हमारे पास दिया गया, थोड़ा बारीकी में जा रहा हूँ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला पार्ट नीचे वाला, ट्रीटमेंट व्हेन फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली मेजरेबल। तो उसमें कहता है अगर वो प्रॉपर्टी अभी बन रही है, मतलब बनी नहीं है, हमें फेयर वैल्यू नहीं पता, मेजर नहीं कर पा रहे, तो अगर बन रही है तो कहते हैं डिटरमिन करना फेयर वैल्यू व्हेन इट इज रिलायबली मेजर, जब पता चल जाए, रिलायबली मेजर हो जाए या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, दोनों में से जो पहले है। तो आपको अपने पास में ये इंश्योर करना है। अच्छा, किसी और केस के अंदर में अगर आप फेयर वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या चीजें बतानी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसके बारे में बताओ, एक्सप्लेनेशन कि वाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर, तो कारण देना है भाई, रीजन देना है फेयर वैल्यू क्यों नहीं मेजर कर सकते, और फिर रेंज ऑफ एस्टिमेट्स विद इन विच फेयर वैल्यू इज लाइकली टू बी, मतलब रेंज दे दीजिए कितने से इतने, मान लो 10 लाख से 15 लाख के बीच में रेंज दे रख दी, ठीक है ना, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ और जनरल डिस्क्लोजर्स आते हैं बेटा नोट्स में अपार्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ फेयर वैल्यू, वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन के जरिए ही समझा दूंगा, क्वेश्चन मेरे पास आएगा वहां पे दे दूंगा कि हमें फेयर वैल्यू तो डिस्क्लोज करनी है, उसके अलावा कुछ और भी डिस्क्लोजर्स बोले गए हैं नोट्स के अंदर देने के, वो मैं क्वेश्चन नंबर 10 आएगा वहां पे आपको बता दूंगा, ये 3 चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट कॉस्ट, बाद में जो खर्चे लग रहे हैं भाई, डे टू डे सर्विसिंग के लिए जो खर्चा लगा सिंपल है पीएल में जाएगा सर, रेवेन्यू खर्चा पीएल में। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, अगर किसी पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपोनेंट अकाउंटिंग का रूल ही लग जाएगा जो इंडिया 16 में आता है, ये जनरल बातें थी, न्यू नहीं थी। अगला डिफरेंट, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पस, अगर आपने जो प्रॉपर्टी है उसको एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कुछ पीपी भी है कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। इफ सम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर रेंटल एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, या तो
तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और कुछ पोर्शन को यूज के लिए करो, इस्तेमाल कर रहे हो अपने पास बिजनेस के लिए, ठीक है ना, तो वो ओनर ऑक्यूपाइड होगी, पीपी होगी। तो क्या करेंगे, कहते हैं उस केस में हम चेक करेंगे क्या उसको एंटिटी अपने पास स्प्लिट कर सकती है। मतलब अगर मैं बोलूं क्या उसे स्प्लिट किया जा सकता है, मतलब पार्ट्स को अलग से बेचा जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है। मान लीजिए 10 फ्लोर है, अब 10 में से 8 फ्लोर को आप इस्तेमाल यूज के लिए कर रहे हैं, वो बिजनेस पर्पज के लिए, एचआर का ऑफिस है, आपका फाइनेंस का ऑफिस है, जो बिजनेस पर्पज के लिए, और 2 को मान लीजिए आपने किराए पे दे रखा है रेंटल इनकम के लिए। तो 8 और 2 पता है ना, तो उसके इसके अंदर सिंपल सी बात बोलते हैं, कहते हैं दोनों को अलग अलग मानना। जो ओनर ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है, जो 8 फ्लोर है, उस पर इंड एस 16 लगा देना, और जो 2 फ्लोर है मान लीजिए जिसको किराए पे चढ़ाया हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला है, उस पर इंड एस 40 लगा दो 2 फ्लोर पे, ठीक है ना। तो वो आप स्प्लिट कर सकते हो, तो स्प्लिट करके लगा देना। ओके, अगर आप स्प्लिट नहीं कर सकते, अगर आप उसे नहीं स्प्लिट कर सकते हैं तो क्या करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 BHK का आपके पास है, या एक ही फ्लोर है, अब आपने क्या किया 3 BHK का है, उसमें से एक कमरा किसी को किराए पे दे दिया, बाकी में आप खुद रह रहे हैं। तो वहां पे हमारे पास वो बोलते हैं, मतलब हम क्या देख रहे हैं, एक बार के लिए मान लो मैंने 40% यूज कर रहा हूँ, या 60% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, तो उसमें पता है क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, वो स्प्लिट नहीं करने को कहता, वो स्प्लिट नहीं करना, वो कहता है आपने क्या चेक करना है, चेक करो वेदर ओनर ऑक्यूपाइड पोर्शन जो है, मतलब जो हेल्ड फॉर यूज वाला पोर्शन है, उसको चेक करना है। क्या चेक करना है उसका, क्या वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। मतलब जो आपका ओनर ऑक्यूपाइड वाला, मतलब हेल्ड फॉर यूज वाला जो पोर्शन है, वो आपका ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट का मतलब आपके पास में यहाँ पे बोला गया मेटीरियल है। हम ये नहीं कहते परसेंटेज वाइज, नॉर्मली लोग परसेंटेज ही लेके चलते हैं कि भाई अगर मैं 70% 80% तक अपना ओनर हेल्ड फॉर यूज है, 20-30% आई पे, तो हम बोल देंगे हाँ सिग्निफिकेंट है, मतलब लेके चलते हैं। बट इट इज सिग्निफिकेंट मीन्स वो डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट है। वो यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा परसेंटेज को देखना है, कैन बी अ क्राइटेरिया बट इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो नॉट मेजोरिटी मेटीरियलिटी चेक करनी है। तो अगर वो सिग्निफिकेंट है हेल्ड फॉर यूज, तो कहते हैं सारे को ही पीपी मान लो, पूरी प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्यूपाइड मानते हुए इंडिया 60 लगा दो। और अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है हेल्ड फॉर यूज, तो सारे को ही आईपी मान लीजिए, पूरे को इंडेक्स 40 लगा दो। और वो सिग्निफिकेंसी जो है मैनेजमेंट जजमेंट पे बेस्ड है, इट इज नॉट द परसेंटेज, वो डिपेंड मैनेजमेंट की जजमेंट पे करता है, ठीक है ना। अगला आता है एंसिलरी सर्विसेज, मतलब आपने प्रॉपर्टी तो मान लीजिए किराए पे दी, उसके अलावा आप साथ में भी कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके केस में क्या करना है। तो कहता है कुछ केसेस में एंटिटी प्रोवाइड्स एंसिलरी, कुछ और भी एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जा रही है टू द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब किराएदार को जो दी जा रही है। अगर वो जो सर्विसेज दी जा रही है इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा अहमियत की नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास में ओनर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, जो ओनर है मतलब ऑफिस बिल्डिंग का जो मालिक है, वो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस की सर्विस भी देता है लेसी को। तो हमने प्रॉपर्टी तो किराए पे दी, उसके अलावा हम कह रहे हैं यार सिक्योरिटी वगैरह की भी हमने ही सर्विस दे रखी है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो एंसिलरी सर्विस अलग तरह। तो कहता है उस केस में उस प्रॉपर्टी को आईपी ही मानना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानना है। हाँ, कहता है अगर वो जो एंसिलरी सर्विसेज दी वो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर एंटिटी खुद ओन करती है और मैनेज भी कर रही है पूरे होटल को, हमने खुद ही अपने हाथ ओन करते खुद ही मैनेज कर रहे, सिर्फ दिखाने के लिए किराए पे दे, पूरे का पूरा हम ही चला रहे भाई, हम ही चला रहे, तो उस केस के अंदर में बेटा जो आपके पास है उसे इंडिया 16 ही लगा देना, उस पर वो पीपी मान लेना। अगर जो एंसिलरी सर्विस दी जा रही है वो आपके पास में सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। मतलब अगर खुद ही हम ओन करते हो, खुद ही पूरा का पूरा होटल मैनेज कर रहे हैं, हम यही नहीं कि सिर्फ एक छोटी मोटी सर्विस दे रहे थे, हम पूरे का पूरा हम ही चला रहे हैं, सिर्फ कहने को अपने पास में किराए पे देने की बात कर रहे हैं, पर चला हम ही रहे पूरे का पूरा। तो उस केस में वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, पीपी ही बन जाएगा। और अगेन इसमें चेक करने के लिए वो सर्विसेज सिग्निफिकेंट नहीं है कि है, तो उसके लिए जजमेंट देखी जाएगी जहां पे डिफिकल्ट डिटरमिन होगा वेदर वो सर्विसेज सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। फिर आते बेटा प्रॉपर्टी लीज टू अदर ग्रुप मेंबर्स। अगर प्रॉपर्टी आपने अपने ही ग्रुप के अंदर में किसी और को दी, मान लीजिए सब्सिडरी ने पेरेंट को प्रॉपर्टी दी किराए पे, रेंट पे थी, सब्सिडरी ने पेरेंट को दी है, होल्डिंग को दी है, ठीक है ना। अब उस केस में वो कहता है एक आप एसएफएस बनाते हो, एक सीएफएस बनाते हो। कहते हैं एसएफएस के एंगल से सेपरेट फाइनेंशियल जो स्टैंडर्ड फाइनेंस, उसमें वो आप आईपी मानना, क्योंकि आप अलग हो वो अलग है। तो सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया तो सब्सिडरी अपने लिए उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है ना। हाँ, इन सीएफएस इकट्ठे में अपने पास में जब बात करते हैं सीएफएस के अंदर में, कहता है वो तो विद इन द ग्रुप ही है ना, तो विद इन द ग्रुप ही है ना, तो उसे पीपी मानना, ओनर ऑक्यूपेंट मान के चलना। क्या मानना, ओनर ऑक्यूपेंट मान के चलना, उसे पीपी मान के चलना, ठीक है ना। फिर आता है बेटा एक अगला पोर्शन, ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। टू और फ्रॉम का मतलब क्या है, हम अपने पास या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40 में लेके आ रहे हैं या इंडेक्स 40 से लेके जा रहे हैं। वो कहां कहां हो सकता है, या तो इंडेक्स 16 से 40 में आ रहे हो, पीपी से आपके पास वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रही है, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी बन रही है, या वो इंडेक्स 2 से इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन रही है, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इन्वेंट्री बन रही है। तो यही 4 इसमें केस बनते हैं, 16 से 40, 40 से 16, 2 से 40, 40, मतलब 40 तो ऑब्वियसली आ ही रहा है कि भाई बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो उसके तो आएगा ही ना। ये नहीं बात सुनना 2 से 16, 16 से 2, वो नहीं है बात। 2 से 40, 40 से 2, 16 से 40, 40 से 16।
तो उस केस के अंदर कहता है जब भी हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी को टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द यूज एंड देयर इज एविडेंस। मान लीजिए मेरे पास में, हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब हमने बोला कि उसको हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने लगे, तो ऑब्वियसली मैं इंटेंशन से नहीं चलूंगा कि मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास में ना मैं इसमें अपना ऑफिस का ही काम कर लेता हूं, मैं सोच रहा हूं, नहीं। कहते हैं उसके अंदर आपने पास एविडेंस होना चाहिए इस चीज को लेके कि जो आपका चेंज का है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसका एविडेंस होना चाहिए। मान लीजिए आप अपने पास ऑफिस बनाना चालू कर दिया अपने पास उस जगह के अंदर में, हमारे पास काम करना ऑफिस का चालू कर दिया है, ठीक है ना, तो हम अपने पास मानेंगे। तो देयर इज एविडेंस ऑफ इट, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ठीक है ना, सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सो मेयर चेंज इन द मैनेजमेंट इंटेंशंस डज नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। सिर्फ इंटेंशन बदलने से सोचने से नहीं होगा, एक्चुअल एविडेंस होना चाहिए। और इसमें होगा क्या, मेन चीज क्या है, वो कहते हैं एक बात सुनो, वो पिछले वाले इंडेक्स में किसी ना किसी वैल्यू पे दिख रहा होगा, तो नए वाले इंडेक्स में आ रहा है, पिछले वाले इंडेक्स में किसी ना किसी वैल्यू पे दिख रहा है और नए वाले में जाएगा। तो कहते हैं जो पिछले वाले इंडेक्स में जो कैरिंग अमाउंट थी ना, जो दिख रही थी उस दिन, जिस दिन आप चेंज कर रहे हो, वो अगले वाले इंडेक्स के लिए कॉस्ट बन जाएगी एक प्रकार से। तो ट्रांसफर किस पे होगी, कैरिंग अमाउंट पे, मतलब जो पुराने के अंदर में वैल्यू पे दिख रहा है जिस दिन आप चेंज कर रहे हो, वो अगले वाले के लिए बन जाएगी कॉस्ट। तो ये आपके पास अलग अलग केसेस दे दिए कि कब कब क्या क्या हो रहा है, वही चीज आ रही है। डी रिकॉग्निशन क्या बेटा, जब हटा देना है, कब हटाना है, जब ऐसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं एक्सपेक्टेड है। गेन लॉस जो निकाला जाएगा वो कितने बेचा वर्सेस कितना कैरिंग अमाउंट है, ठीक है ना। और गेन लॉस कहाँ जाना है, पीएनएल में ही जाने का है। गेन लॉस कहाँ जाना है, पीएनएल में ही जाना है, अदर इनकम में जाना है, वो रेवेन्यू नहीं है। और ये वही समरी आपको मैंने दी है जो अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स दिए थे ना सारे, कि कौन से वाले केस में आ रहा है, वो ओनर ऑक्यूपाइड है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो इंडेस 116 आ रहा है, इंडेस आपके 105 भी हो सकता है फॉर डिस्पोजल है। तो वही सारे आपके पास यहाँ पे केसेस वगैरह लिख के दे दिए एक बार, ये सेल्फ रीड वाले, मतलब ये नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्सेप्चुअली नहीं, ये इंडेक्स बहुत छोटा सा है, मतलब आप देखेंगे पॉइंट वाइज। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ एक बार जरा हम एग्जांपल क्वेश्चंस करने चालू करेंगे। जैसे सबसे पहले मान लीजिए पीपी है, बिल्डिंग, कॉस्ट 10 लाख है, लाइफ 10 साल है, ठीक है ना। 2 साल बाद मैंने उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर करा। अभी मैंने बोला ना कि हम अपने रिक्लासीफाई करने लगे, तो ऑब्वियसली चेंज इन यूज होगा, उसका एविडेंस होगा, तो हम अपने सब चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ध्यान सुनना, वो किस वैल्यू पे होगा सर, जो वैल्यू उस दिन उसकी दिख रही होगी ना, जिस दिन चेंज कर रहे हो रिक्लासिफाई, वो वैल्यू अगले के लिए कॉस्ट बनेगी। तो यहाँ पे हम 2 साल बाद करें, 2 साल बाद पहले वैल्यू तो देखो पीपी की क्या दिख रही होगी। तो 10 लाख का था तो 2 सालों की क्या लगेगी, डेप्शन लगेगी ना, 10 लाख माइनस 2 लाख की डेप्शन लगे तो कितने में दिखेगा, 8 लाख की पीपी की कैरिंग अमाउंट है। और वो कैरिंग अमाउंट बन जाएगी अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट, वो कैरिंग अमाउंट क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट, मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगला एक और क्वेश्चन है जनरल सा, मून लिमिटेड ने एक बिल्डिंग खरीदी थी बेटा 1 अप्रैल 1 को 10 मिलियन की। बिल्डिंग हम फैक्ट्री के तौर पे यूज कर रहे थे, तो पीपी था वो, ठीक है ना, जो कॉस्ट मॉडल पे दिखा रहे थे। लाइफ उसकी 10 ईयर्स थी, ठीक है ना। अब आपके पास कंपनी को फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं और उन्होंने उस बिल्ड को किराए पे चढ़ा दिया दूसरी पार्टी को। अब हम किराए पे दे रहे हैं, पहले खुद यूज कर रहे थे बिल्डिंग के तौर फैक्ट्री के तौर पे, हमने किराए पे चढ़ा रहे, तो पीपी से आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है कब से, 1 अप्रैल 5 से। तो 1 अप्रैल 1 से लेके पहले 1 अप्रैल 5 से 4 साल की डिडक्शन तो लगाओ, 10 मिलियन था, लाइफ कितनी थी 10 साल, तो 4 साल तो पीपी के तौर पर रहा, तो उसकी वैल्यू आपके पास इतनी आ रही होगी, ठीक है ना। अब रिक्लासिफिकेशन कर रहे हैं इंडेक्स 16 से इंडेक्स 40, तो जो आज उसकी वैल्यू है इंडेक्स 16 के अंदर में, वो वैल्यू बन जाएगी इंडेक्स 40 के लिए। तो कैरिंग अमाउंट 6 मिलियन विल बिकम द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अपने पास जो उसकी फेयर वैल्यू है आज की, वो सिर्फ डिस्क्लोज करी जाती है, फेयर वैल्यू इज ओनली मेंट फॉर डिस्क्लोजर, ठीक है ना। कॉस्ट मॉडल ही यूज कर रहे हैं, वो तो कर ही कॉस्ट सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज ही कॉस्ट कर सकते हैं, फेयर वैल्यू तो सिर्फ डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है अगेन जनरल, फाइनेंशियल ईयर 1-2 में एक्स लिमिटेड ने इंकर करे बेटा फॉलोइंग खर्चे इन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, जिसके अंदर 6 आइडेंटिकल हाउसेज है, ईच विद सेपरेट लीगल टाइटल इंक्लूडिंग द लैंड ऑन विच इट इज बिल्ड। तो एक बार के लिए कह रहे हैं एक जमीन खरीदी, पर उसके अंदर 6 आइडेंटिकल हाउसेज है और हर के आपके पास सेपरेट लीगल टाइटल है, तो यहाँ स्प्लिट करा जा सकता है, सिंपल सी बात है, स्प्लिट करा। अब देखो टोटल खर्चे में क्या क्या है, देखो परचेज कॉस्ट आएगी 1 करोड़ 80 लाख, यस। नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस आएंगे 20 लाख, यस, वो इंक्लूडेड भी नहीं है, तो ऐड होंगे 1 करोड़ 80 लाख में 20 लाख ऐड होगा बेटा, ठीक है ना। फिर लीगल कॉस्ट जो भी आ रही है प्रॉपर्टी एक्विजिशन 5 लाख वो आएगा, यस सर वो भी आएगा 5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो टोटल इतना बन चुका है। अब जो इसके बाद देना एडवर्टीजमेंट का खर्चा वो नहीं आता, ओपनिंग सेरेमनी स्टार्टअप वगैरह का वो नहीं आता, थ्रू आउट उन्होंने पूरे साल में 1 लाख का खर्चा के डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस बेटा वो पीएल में ही जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई, तो टोटल कॉस्ट 2 करोड़ 5 लाख है जो खर्चे ऐड होकर आ रहे हैं। अब उसने बोला उसमें से वो 1 ऑफ द 6 हाउसेज ऑफिस एडमिन एकोमोडेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो ऑफिस पर्पस के लिए, 6 में से 1 ऑफिस पर्पस के लिए है और बाकी 5 को हमने किराए पे दिया है। तो आपका टोटल कॉस्ट करो, स्प्लिट कर सकते हो, तो आप टोटल कॉस्ट को पोर्शन कर देंगे, सब बराबर है ना, आइडेंटिकल है,
तो सिंपल है, जो 1/6 है बेटा, जो 1/6 है टोटल वैल्यू का, जो 5/6 है वो बन जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो 5 है, और जो 1/6 है आप निकालेंगे तो बन जाएगा आपका पीपी। तो बस ये आपको वैल्यू करना है, टोटल कॉस्ट करके 1/6 और 5/6 हमने कर दिया, ठीक है ना। और बाकी खर्चे जो थे वो सारे आपके कहाँ चले गए, पीएल में चले जाने। नाउ अच्छे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा मतलब जहां थोड़ा सा हमें और थॉट देने की बात हो रही है, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है एंड प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू 31 मार्च तक। 1 अप्रैल 1 को बेटा इन्होंने लार्ज प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें सिर्फ जमीन है, लैंड है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड है सिर्फ, क्योंकि लैंड जैसी बात करते हैं तो डेप्शन नहीं आएगी, ठीक है ना, वो समय जितना मर्जी आगे लेके जाता है। 2 करोड़ की लैंड खरीदी और उसको किराए पे दे दिया, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लीज पे दे दिया, ठीक है ना, ऑपरेटिंग लीज पे। एनुअल रेंटल भी कितना आता है, 20 लाख का एनुअल रेंटल आता है, तो उसे जो किराए पे दिया 20 लाख के रेंट पे दिया। 31 मार्च 5 को मतलब 4 साल के बाद जाके फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी की 2 करोड़ 60 लाख है, तो आपके पास बेटा फेयर वैल्यू इज ओनली फॉर डिस्क्लोजर। तो हमारा लैंड की जो कॉस्ट थी वो 2 करोड़ थी, इंडेक्स 40 के अंदर किराए पे दी है। सिंस लैंड है तो कोई डेप्शन नहीं आएगी। 1 अप्रैल 5 को भी आज वो कितने भी दिख रही होगी, 2 करोड़ पे, डेप्शन तो आएगी नहीं। और फेयर वैल्यू जो है 2 करोड़ 60 लाख की, वो सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए, वो सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसने बोला लीज की टर्म्स में वाई लिमिटेड वॉज एबल टू कैंसिल द लीज, वो 6 महीने का अगर नोटिस देंगे। वाई लिमिटेड ने नोटिस दे दिया 31 मार्च को और प्रॉपर्टी खाली करवा ली बेटा 30 सितंबर को, तो 6 महीने का नोटिस पीरियड था, अब प्रॉपर्टी खाली करा ली। 30 सितंबर 5 को जाके फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी कितनी है, 2 करोड़ 90 लाख है। क्या इस दिन भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? यस, अभी तक वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो 30 सितंबर 5 को कैरिंग अमाउंट तो 2 करोड़ ही है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और आपके पास में उसकी फेयर वैल्यू उस दिन कितने, 2 करोड़ 90 लाख, ठीक है ना। अच्छा, 6 महीने की ऑब्वियसली रेंटल इनकम भी आएगी, वो पीएल में जाएगी, क्योंकि 20 लाख पूरे साल का था, तो 6 महीने के आपके 10 लाख बनी, वो पीएल में जाएगी। अब इस दिन जाके हुआ क्या, फेयर वैल्यू तो बता दी, कहते हैं 1 अक्टूबर को इसने इमीडिएटली बिगेन करना कर दिया, कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर्टी को इनटू 10 सेपरेट फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज। हमने क्या किया, उस जमीन के 10 आपके पास हिस्से कर दिए, 10 सेपरेट फ्लैट्स बनाने की बात करें, ठीक है। एक्स लिमिटेड इंटेंट टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो और वो हमने अपना बिजनेस के तौर पे बेचेंगे, वो हमारी इन्वेंट्री के तौर पे आ रहा है वो, ठीक है ना, हम फ्लैट बना के अपना बेचने का काम करने वाले। एक्स लिमिटेड स्पेंड टोटल ऑफ 60 लाख ऑन दिस कन्वर्जन प्रोजेक्ट बिटवीन दिस पर्टिकुलर, 6 महीने में इतना हमने खर्चा किया, ठीक है, और वो मेरी इन्वेंट्री बन गई, जिसे 10 फ्लैट बना के हम लोग बेचेंगे, तो मेरे लिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अब रिक्लासिफिकेशन हो रही है बेटा इन्वेंट्री के तौर पे, तो ट्रांसफर किस पे होगा, इंडेक्स 40 से 2 पे जा रहे, कैरिंग अमाउंट कितने, 2 करोड़, तो अगले के लिए इन्वेंट्री कॉस्ट मेरी 2 करोड़ है, प्लस जो मेरा खर्चा लगा 60 लाख कन्वर्जन का, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई ईयर एंड पे इन्वेंट्री की, 2 करोड़ 60 लाख, एक बार के लिए कॉस्ट है, ठीक है। ये टोटल 10 फ्लैट के, प्लीज याद रखना, ठीक है ना। अब उसने मुझे यहाँ पे बोला प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है, ईयर एंड पे अभी बनी नहीं है पूरी, मतलब बनकर तैयार नहीं हुए कि 10 फ्लैट हम बेच सके, ठीक है ना। डायरेक्टर्स ने एस्टिमेट करा दे नीड टू स्पेंड अ फर्दर 40 लाख टू कंप्लीट, अभी 40 लाख का और खर्चा लगेगा अगले साल, तब हम इसे पूरे फ्लैट बना के 10 फ्लैट को बेच पाएंगे। आफ्टर विच हर फ्लैट बेचा जा सकता है 50 लाख में, हर फ्लैट को हम 50 लाख का बेचेंगे। हमसे पूछ रहा है भाई कैसे वैल्यूएशन करेंगे, अब बेटा इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री के लिए हमारे को जो नियम है ना, इंडेक्स 2 बोलता है, बात 40 नहीं, इंडेक्स 2 बोलता है, इसे दिखाना तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब कॉस्ट तो मेरी 2 करोड़ 60 लाख है एक प्रकार से, इंडेक्स 2 बोलते हैं, एनआरवी निकालनी पड़ेगी। एनआरवी कैसे निकलती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अभी और कितना मतलब जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपके और कंप्लीशन की लगनी है, तो आपका 50 लाख एक फ्लैट का था, 10 फ्लैट है तो 5 करोड़ हो गए, माइनस कितना और खर्चा लगना अभी कंप्लीशन का, 40 लाख, तो ये मेरी एनआरवी है। तो ये कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर कितने पे दिखेगा, 2 करोड़ 60 लाख। अगर एनआरवी बाई चांस कम होती तो मैं एनआरवी पे दिखाते, बाकी लॉस हमारा रिकॉर्ड हो रहा होता। तो यहाँ पे एनआरवी निकालने के लिए इंटू 10 करना जरूरी था, और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का रोल एनआरवी के लिए था, बस वो ध्यान रखना था। और यहाँ पे हमने रिक्लासिफाई किया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से वो। मजे की बात आसान पता है क्या हो गया, यहाँ पे डेप्शन नहीं लग रही थी बीच में इतने सालों की, 4 साढ़े 4 साल की, क्यों, क्योंकि वो लैंड थी सिर्फ, ठीक है ना, वरना वो डेप्शन का भी पॉइंट आता। ओके नाउ अगला मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आ रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा, ठीक है। अगेन तो ये आपका रिपीटेड इन द आरटीपी एंड पीवाईक्यू के अंदर भी है। शौर्य लिमिटेड के पास एक बिल्डिंग ए है जो स्पेसिफिकली यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंटल, तो ये तो बिल्डिंग है किराए पे ही दे रहे, किराए कमा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। कंपनी हैज नॉट बीन यूजिंग द बिल्डिंग ए और एनी ऑफ इट फैसिलिटीज फॉर इट्स ओन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अपने लिए यूज नहीं करते, किराए पे ही दे रखे है, ठीक है ना। कंपनी अपॉर्चुनिटीज देख रही है कि इसको बेच दे, अगर रीजनेबल प्राइस भी मिलता है, बेचने का भी सोचते हैं भाई अच्छा प्राइस मिल जाए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखे बिल्डिंग ए की, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ा इस साल के एंड पे। कहते हैं खरीदी कब थी, 10 करोड़ की खरीदी थी, जिस टाइम पे इसकी यूजफुल लाइफ थी 20 साल, जब खरीदी थी, अभी बताया नहीं कब खरीदी थी। आउट ऑफ विच 5 साल अभी निकल चुके 1 अप्रैल 1 तक, तो 1 अप्रैल 1 तक मतलब इस साल के बिगनिंग तक, हम तो इस साल के एंड दे रहा है, इस साल के बिगनिंग तक कहता है 20 साल में से 5 साल निकल चुके हैं, तो मतलब इस साल के एंड तक तो 6 साल हो जाएंगे, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं बोलूं वैसे मतलब इस साल के
स्टार्टिंग में कितने दिख रही होगी और इस पर तो डेप्शन आ रही होगी और स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो हमारे पास में बिल्डिंग ए है, खरीदी कितने की 10 करोड़ की, पहले 5 साल की तो डेप्शन ईयर के फर्स्ट डे तक लग चुकी थी ना, यस सर, तो 10 करोड़ 5/20 क्योंकि 20 साल थी लाइफ और 5 साल बीत चुके, तो इतनी डेप्शन लग चुकी है। तो ये मेरी ओपनिंग वैल्यू है और करंट ईयर की जो डेप्शन लगेगी 10 करोड़ इंटू 1/20 करके 0.5 आ जाएगी। तो ये मेरी ईयर एंड की वैल्यू बन जाएगी इस साल के एंड में। बिल्डिंग ए की बात हुई, बिल्डिंग ए की बात हुई, ठीक है जी। फिर बात आते हैं, इस पूरे साल में कंपनी ने इन्वेस्ट किया एक और बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बी, विद द पर्पज टू होल्ड इट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, तो अगेन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। ये कब खरीदी थी? फर्स्ट डे ही खरीदी थी। चलो ये भी आसान हो गया, इस पर पूरे साल की डेप्शन लगेगी, कितने की? 2 करोड़ की, और इसकी लाइफ कितनी है? 40 साल है, और इस पर भी स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो ये आपके पास में क्या है? 2 करोड़ की है, इसकी लाइफ आपके 40 साल है, तो 1/40, ये तो इसी साल खरीदी है, तो इतनी डेप्शन करके क्लोजिंग आ जाएगी वैल्यू। ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बी को हमने अलग अलग अपने पास में आइडेंटिफाई कर लिया कितना कितना, ठीक है। इस पूरे साल में उसने बोला कंपनी ने कुछ खर्चे भी करे, डायरेक्ट ऑपरेटिंग खर्चे वगैरह बिल्डिंग और वगैरह को लेके, तो कुछ इनकम वगैरह आई, कुछ आपके पास खर्चे वगैरह सारे करे हैं, ठीक है ना, कितने कितने किराए पे आया, कितने कितने खर्चे करे, ये सारे आपके सिंपल बेटा पीएनएल में चले जाने, पीएल में चले जाने। ओके, यहाँ ना थोड़ा सा आपको बस ज्ञान दिया हुआ है, ये ज्ञान दिया हुआ बेसिकली फेयर वैल्यू के पर्पस के लिए। उसने बोला कंपनी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है प्रॉपर्टी ए बी की, कंप्लायंस के लिए एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को पता करा कि वो फेयर वैल्यू निकाल दे हमारे लिए, क्योंकि फेयर वैल्यू पता करनी है। तो फेयर वैल्यू को हम अपने पास आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो से, और उसके लिए कुछ ज्ञान दिया है कि वो फेयर वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें बताया कि क्या क्या चीज़ों को वैल्यूअर्स ने कंसिडर करा, तो उन्होंने वो वैल्यूअर्स को कंसिडर करा और ये फेयर वैल्यू निकाल के दे दी हमारे को जो प्रॉपर्टीज की है, ये डिस्क्लोजर के लिए। और ये जो ज्ञान है मैं इसकी भी बात करूंगा, इसका कहाँ रोल आएगा। उसने पूछा था ट्रीटमेंट क्या होगी इन द बैलेंस शीट, डिटेल डिस्क्लोजर और कंप्यूटेशन दे दो इंडेक्स के हिसाब से और अपने पास बता दो। तो यहाँ पर बेटा हमने निकाला। अब मेरी बात समझना, हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का शेड्यूल बनेगा और उसके शेड्यूल में क्या आएगा, उसमें देखो हमारी जो कैसे दिखाते हैं बेटा, कॉस्ट अलग दिखाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग दिखाते हैं, नेट अलग दिखाते हैं। तो कॉस्ट ओपनिंग में कितनी थी? बिल्डिंग ए की आपके पास 10 करोड़ थी, जो हमने अपने पास ये खरीदी है 2 करोड़ की खरीदी थी इस साल में, तो टोटल कॉस्ट होगी 12। डेप्शन अलग से आएगी एक्यूमुलेटेड, ओपनिंग कितनी थी? जो इतनी लग चुकी थी 2.5 करोड़ की, इस साल कितनी लगी? इस पे लगी, इस पे लगी, तो ये करंट ईयर की डेप्शन है, तो ये टोटल डेप्शन होगी और नेट अमाउंट निकल आएगा दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये निकाले कैसे जा सकते हैं? इन दोनों को ऐड कर दो, तो यही वैल्यू तो हमारी बैलेंस शीट में दिखेगी ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम पे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यही आ रहा है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी जो बैलेंस शीट में दिखने। तो हमने बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन एक्सट्रैक्ट बना दिया और उसका शेड्यूल भी दे दिया बना के, ठीक है ना। अब आता है बेटा जो हमारे पास पीएल में अमाउंट जा रहे हैं, तो पीएल में क्या क्या जा रहा है? सर रेंटल इनकम जा रही थी हमारी, जो रेंटल इनकम आई है, तो और ये सारे खर्चे गए पीएल में, सारे खर्चे गए जो एक्सपेंडिचर है, और जो डेप्शन का खर्चा करंट ईयर का, प्लीज करंट ईयर का, पीएल करंट ईयर का बता रहा है, तो करंट ईयर का खर्चा लेना, करंट ईयर की डेप्शन ये है और ये है, ठीक है ना, 0.55 थी, तो ये आपकी पीएल में चला जाएगा। अब आता है डिस्क्लोजर जो दिन है, उसमें फेयर वैल्यू बतानी है। तो फेयर वैल्यू हमारी कितनी थी? बिल्डिंग ए एंड बी की 10.5 करोड़, ये हमें क्वेश्चन ने बता के दी थी, ये 10.5 करोड़ है। अब इसके अलावा कुछ और भी डिस्क्लोजर दिए जाते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट में भी बताया था कि यहाँ पे हमें कुछ और डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं अगर वो देता है। तो इसमें क्या क्या आता है? वैल्यूएशन टेक्निक, की इनपुट्स कौन कौन से इस्तेमाल करें, और रेंज ऑफ इनपुट्स। तो वो क्वेश्चन में दे रहा है तो हम बता पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं देता तो हम सीधा फेयर वैल्यू लिख के छोड़ देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बेटा फेयर वैल्यू तो हमने टोटल बता दी, अब उसमें क्या वैल्यूएशन टेक्निक, की इनपुट्स और रेंज ऑफ इनपुट्स। तो आपके पास उसने मेरे को बताया कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, तो हम उस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम क्या क्या है, जैसे उसने बोला एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ, जो हमने वैल्यूएशन निकाली है फेयर वैल्यू, उसके लिए कुछ बेसिस लिया होगा ना, बस वो बताना है। जैसे उसने बताया एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट जो है वो इस रेंज में होने वाला है, तो हमने वो लिख के दे दिया, एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट क्या रेंज इतनी है। फिर उसने बोला वो ग्रोथ कितने से होगा? 10% से होगा फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर्स, तो ग्रोथ पर एनम बता दिया 3 साल का 10% से होगा। फिर उसने बोला हमने वेटेड एवरेज डिस्काउंट रेट क्या लिया? 12 से 13%, तो वो हमने बता दिया। तो हमने मेथड कौन से यूज किया, उसके लिए क्या इनपुट्स हमने बेसिस लिया और उनकी क्या क्या रेंज ली, तो इस बेसिस पे हमने फेयर वैल्यू, ये हमें तब बताना है जब क्वेश्चन देगा। और प्लीज इसको ध्यान रखना है, एज इट इज क्वेश्चन वाली चीज है उसको कॉपी पेस्ट कर देना, बस ये पता होना चाहिए अगर दे रहा है तो इसका ये डिस्क्लोजर के लिए है, डिस्क्लोजर के लिए बस ये ध्यान रखने का, ठीक है ना। यस सर, बात क्लियर होगी तो हमारे पास क्वेश्चन अच्छे से समझ आया था। देन मेरे प्यारे बच्चों अगला आता है क्वेश्चन, एक और है, यूके लिमिटेड ने परचेज किया था बेटा एक हेड ऑफिस प्रॉपर्टी कितने की? 10 करोड़ की, ठीक है जी। न्यू हेड ऑफिस जो आपके ऑफिस बिल्डिंग है उसके 10 फ्लोर है, इसके टोटल 10 फ्लोर है, 10 करोड़ की खरीद है, 10 फ्लोर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? देखो वेटिंग एरिया, एडमिन, एचआर, अकाउंट्स, इंस्पेक्शन, एमडी ऑफिस, कैंटीन, ये सारे के सारे पीपी है, तो 7 उसके लिए यूज हो रहे हैं और 3 खाली पड़े हैं, वो आईपी हो गया। सिंस उनको
हमने अपने पास यूज़ नहीं कर रहे बिजनेस के लिए, बाकी तो बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन्हें लीज पे दे दिया, लॉन्ग टर्म लीज पे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया ना। टर्म्स क्या है, 5 साल का है, नॉन कैंसिलेबल है। लीज रेंटल, एनुअल लीज रेंटल जो आपको मिलेगा इतना इतना मिलेगा पर फ्लोर विद एस्केलेशन है। तो वो कहानी सुना रहे कितने कितने किराए पे दिया, क्या किराएगा। बेस्ड ऑन दी सर्टिफिकेट फ्रॉम द आर्किटेक्ट, यूके लिमिटेड ने एस्टिमेट किया है जो कॉस्ट 3 टॉप फ्लोर्स की है, इन 3 टॉप फ्लोर्स की वह अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ है। देखो टोटल आपने खरीदा 10 करोड़ की, 10 करोड़ में से 3 फ्लोर्स की जो कॉस्ट है जिन्हें आईपी के तौर पे यूज करा जा रहा है वो आपकी 3 करोड़ है, तो बाकी 7 की आ जाएगी। रिमेनिंग कॉस्ट 7 करोड़ है, वो इन 7 की है। उसके अंदर 25% आप लैंड का बना देना, 70% बिल्डिंग का बना देना, ठीक है जी। तो एक बार के लिए बांटते हैं। देखो हमारे पास में बेटा पीपी है जो हमारे 7 फ्लोर्स यूज होने हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो 3 है, टोटल कॉस्ट 10 करोड़ है। 3 करोड़ उसने मुझे बता दिया कि टॉप फ्लोर्स की थी, 7 करोड़ हमारे पास इसकी होगी, और उस 7 करोड़ के 2 हिस्से हो गए, लैंड का 25%, बिल्डिंग का 70%, तो स्प्लिट कर दिया हमने, ठीक है ना। वो क्यों किया, क्योंकि लैंड पे डेप्शन यानी बिल्डिंग पे आनी है, प्लीज याद रखना, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे भी आएगी, ठीक है ना। ओके, फिर उसने बोला ईयर एंड पे जाके, इस साल के एंड पे जाके उसने मुझे बोला यूके लिमिटेड ने एक वैल्यूएशन रिपोर्ट पता करी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से, हु हैज एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 15 करोड़ है, ठीक है ना। वो उसने बोला कि फेयर वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी की 15 करोड़, पूरी की बोला। वो विश करता है कॉस्ट मॉडल फॉर द मेजरिंग पीपी एंड फेयर वैल्यू मॉडल फॉर मेजरिंग द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यार एक ऐसी कैसी बात कर रहा है, ठीक है पीपी के लिए कॉस्ट मॉडल तो ठीक है, वहां तो दोनों है, पर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तो रिवैल्यूएशन मॉडल परमिटेड ही नहीं है, उसके लिए भी कॉस्ट ही लगेगा, उसके लिए भी कॉस्ट ही लेगा, वहां कर ही नहीं सकते। और डेप्रिसिएशन का कितना बेटा, 50 साल है विद नो एस्टिमेट रेज्यूल, तो 50 ईयर लाइफ है। तो आपकी करंट ईयर की जो डेप्शन आएगी बेटा वो इस 5.25 पे आएगी, 1/50 के हिसाब से करते हुए इस साल की डेप्शन आ गई, तो इसकी क्लोजिंग आ गई, लैंड तो सेम है, और इस पर 1/50 करके आपके पास करके ये वैल्यू आ गई। अच्छा हमारे पास बेटा इन दोनों पे तो कॉस्ट मॉडल ही है, तो फेयर वैल्यू वैसे ही रिलेवेंट है जो भी है, ठीक है। इस पे फेयर वैल्यू मॉडल लगा नहीं सकते, फेयर वैल्यू ओनली आपके पास, मॉडल तो लगा ही नहीं सकते, इस पे कॉस्ट मॉडल ही लगेगा, फेयर वैल्यू मॉडल लग ही नहीं सकता, ठीक है ना। आपके पास फेयर वैल्यू इज ओनली फॉर डिस्क्लोजर। अब फेयर वैल्यू जो है ना यहाँ पे 15 करोड़ दी है, बस हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि वो स्प्लिट कैसे होगी। देखो उसका ना बताया नहीं किसकी कितनी, तो हमने बताया एक आसान तरीका अपनाया, भाई जिस रेशो में आपने इस कॉस्ट को बांटा था 10 करोड़ की, उसी रेशो में मैंने अपने पास में फेयर वैल्यू को बांट दिया। देयर इज नो अदर वे टू एलोकेट द फेयर वैल्यू। मुझे बता ही नहीं रहा कि 7 फ्लोर की कितनी, 3 की कितनी, उसमें लैंड की कितनी, तो हमने क्या किया, जिस रेशो में ये है उसी रेशो में बांट दिया कि 30% हिस्सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है, बाकी का 25 और 75। सिंस एलोकेशन नॉट गिवन सो एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की मैंने बात कर ली, तो हमने बस ये बताना था। और ऐसे क्वेश्चन में प्लीज़ अंग्रेजी थोड़ी बहुत अपने वर्ड्स में इंग्लिश लिख के आने बेटा, पीपी की डेफिनेशन मेजरमेंट क्या लेके आया, कॉस्ट रिवैल्यूएशन है, यहाँ कॉस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डिफाइंड मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल ही परमिटेड है, रिवैल्यूएशन मॉडल परमिटेड ही नहीं है, और उसका सिर्फ फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर देना होता है। वो सारी बातें कहानी लिखनी है जब भी क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट लिखने का है, ठीक है ना। देन अगला क्वेश्चन मैं कहता हूँ एक बढ़िया और शानदार क्वेश्चन, मतलब जिससे हमारा एक पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट इवन इंडिया 16 एज वेल एज 40 दोनों कवर हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ, पेपर में भी आया बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टार लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल एंटिटी दैट ओन्स 3 प्रॉपर्टीज है, ऑल द 3 प्रॉपर्टीज वर परचेज ऑन 1 अप्रैल 16, ठीक है जी। डिटेल्स ऑफ द परचेज प्राइस एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज आर गिवन एज फॉलोज। तो आपको क्या दे दिया उसने, परचेज प्राइस और मार्केट वैल्यू। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 1 फैक्ट्री है, ये भी फैक्ट्री है, लेट आउट बिल्डिंग है, तो ये दोनों तो आईपी होगी 1 और 2, और ये आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, किराए पे दिया। परचेज प्राइस दे दिया, इनकी ईयर एंड की मार्केट वैल्यू दे दी, लाइफ दे दी, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए बता दिया कौन कौन से मॉडल आप फॉलो कर रहे हैं। अलाउड है नहीं है बात की बात है, आप जो फॉलो कर रहे हो एक बार की, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 एंड 2 ऑक्यूपाई कर रहा है, जो प्रॉपर्टी 3 किराए पे दी थी हमने। मैनेजमेंट प्रेजेंट करते तीनों प्रॉपर्टीज को एज पीपी ही, तीनों को पीपी दिखा रहे हैं। अरे कैसी कैसी, यहाँ ना बहुत सारी गलतियां हैं, सब कुछ ही गलत कर रखा है, तीनों को पीपी दिखा रखा है, जबकि पहली दोनों पीपी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। कंपनी डज नॉट डेप्रिशिएट एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस की फेयर वैल्यू तो ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से। भैया ऐसा कौन सा नियम है, वगैरह फेयर वैल्यू ज्यादा है तो हम अपने डेप्शन नहीं कर रहे, भाई डेप्शन तो लगेगी, डेप्शन तो लगेगी, तो वो आपके गलत बात बोल रहे हैं, डेप्शन तो लगेगी, ठीक है ना। और वो डिफरेंस भी जो लेके जा रहा है ना बिटवीन परचेज प्राइस एंड फेयर वैल्यू इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लेके जा रहा है, वो भी गलत हो गया। आपने जितने में खरीदी मतलब वर्सेस द फेयर वैल्यू आप पीएनएल में लेके जा रहे हो। बेटा अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो फॉर योर पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो अलाउड ही नहीं है, पीपी में है, तो उस केस में जो रिवैल्यूएशन का गेन है वो कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका ओसीआई एनआर के आइटम है, वो पीएल में नहीं जाता, वो पीएल में नहीं जाता, ठीक है ना। इवेल्युएट करो क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अडॉप्ट करी इन प्रॉपर्टीज की वो आपके पास इन अकॉर्डेंस विद इंडेस है, अगर नहीं है तो आप करेक्ट ट्रीटमेंट वर्किंग के साथ बताओ। तो यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा आपको क्या है ज्ञान भी लिखना है इसका,
आपको कंसेप्ट देना है इंडेक्स 16 का पीपी का और इंडेक्स 40 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ये बातें अपने पास मेंशन करनी है, ठीक है। अब इस केस में मजेदार पॉइंट है, आपको काफी सारी गलतियां पता चल गई। एक सबसे मेजर जो है ना, आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पता चल गया, वो दिखानी है, उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं निकाल सकते, कॉस्ट मॉडल ही है। मेन पता है क्या है, ये पीपी है। क्या आप मुझे बताओ, एक पे कॉस्ट मॉडल एक पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। भाई आपके पास जब हम इंडेक्स 16 पढ़ते हैं तो वो बोलता है आपने जो भी मॉडल अपनाना है वो क्लास बाय क्लास बेसिस, इंटायर क्लास पे लगता है, इंटायर क्लास पे। दोनों ही फैक्ट्री है, दोनों ही प्रॉपर्टी है, तो दोनों पे सेम मॉडल लगेगा, या दोनों पे सेम लगेगा, या दोनों पे रिवैल्यूएशन लगेगा। प्रॉपर्टी 1 और 2 दोनों पीपी है तो सेम मॉडल लगे ना, इंटायर क्लास पे एक लॉ मॉडल लगना है, तो दोनों पे कॉस्ट या दोनों पे रिवैल्यूएशन, तो इसलिए हमारे दो आंसर बनेंगे यहाँ, दो आंसर बनेंगे। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो किया जा रहा है फॉर प्रॉपर्टी 1 और 2 तो क्या होगा, पहले हम बात करें अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करो। ओके, तो हमने बैलेंस शीट और पीएल एक्सेप्ट बनाना है, अभी वैल्यूज देखते हैं। देखो जी, प्रॉपर्टी 1 पीपी है, प्रॉपर्टी 2 पीपी है आपके पास, और प्रॉपर्टी 3 आईपी है। तो कॉस्ट कितनी कितनी थी, हमने तीनों की कॉस्ट लिख दी 30 20 24। फिर क्या है, लाइफ के हिसाब से आपके पास क्या लग जाएगी, डेप्शन 10 साल है तीनों पे, तो करंट ईयर के आपके पास डेप्शन लग के क्लोजिंग वैल्यू आ गई। सिंस हम कॉस्ट मॉडल पे ही दिखा रहे हैं इन दोनों को, तो इनकी यही वैल्यू आएगी, ये पीपी में जाएगी। और इसका तो हमने दिखाना यही है, इस पे तो आपका रिवैल्यूएशन मॉडल परमिटेड ही नहीं आता, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आपकी दिखेगी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में पीपी में इतना आ जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इसकी फेयर वैल्यू ओनली फॉर डिस्क्लोजर है। और डेप्शन कितनी चली जाएगी, तीनों की मिला के डेप्शन पीएल में चली गई, ये आपके पास आ गया। दिस इज जब इन दोनों प्रॉपर्टीज पे कॉस्ट मॉडल लगाया। ओके, अब अगर मैं कहता हूँ इन पे रिवैल्यूएशन लगाया, तो पहले क्या करोगे, देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो सेम रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, सिर्फ आपके पीपी पे आएगा कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो, ठीक है ना। तो अगर उन पे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया जा रहा है तो क्या होगा, अब इन दोनों पे पहले डेप्शन लगेगी उस साल की, ईयर एंड की वैल्यू पे पहुंचोगे, यस सर। अब इस दिन की फेयर वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, तो इन्हें फेयर वैल्यू पे लेके आना, इंक्रीज है, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो इतने इतने का रिवैल्यूएशन इंक्रीज है, ठीक है ना। वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व 9000 ओसीआई एनआर के आइटम है। अब आपकी बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा और पीएल में क्या क्या जाएगा, देखो पीएल में एक तो डेप्शन गई वही 7400 जो इन दोनों की थी, प्लस जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था। फिर आपके पास में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला तो सेम दिख रहा है और उसकी फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर है। जो आपका रिवैल्यूएशन गेन है बेटा वो कहाँ दिख रहा है, ओसीआई एनआर में, पीएल में अलग से दिखता है, ओसीआई एनआर में, ओसीआई के अंदर दिखेगा एनआर में, एनआर मतलब नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू पीएल, ठीक है ना। और वो अदर इक्विटी रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से आपका दिख जाएगा बैलेंस शीट में। और जो पीपी है वो किस पे दिख जाएगी, अपनी फेयर वैल्यू पहुंच जाएगी 32 + 22 करके 54,000 पे। तो ये हमने दोनों बताने हैं। एक अच्छा क्वेश्चन जो आपका इंडिया 16 प्लस इंडिया 40 को कंबाइन कर देता है, तो इंस्टीट्यूट के लिए एक अच्छी बात क्या होती है, उसे दो अलग इंडेक्स के क्वेश्चन ही डालने पड़ते हैं, एक ही क्वेश्चन से बच्चे की दोनों नॉलेज चेक हो जाती है। और इसमें कॉन्सेप्ट पार्ट भी जरूर लिखना, तभी 10 नंबर मिलेंगे बेटा, और दोनों दिखाने हैं इसमें, दोनों दिखाने, ठीक है ना। यू विल ओनली गेट 10 मार्क्स तभी मिलेंगे, ठीक है ना, वो दोनों बताने। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा, 1 अप्रैल 19 को एंटिटी ने ऑफिस ब्लॉक खरीदा, बिल्डिंग खरीदी कितने की, 50 लाख की, और नॉन रिफंडेबल प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया और डायरेक्ट लीगल कॉस्ट भी पे करी, तो ये ऑब्वियसली उसका कॉस्ट का ही पार्ट है। पूरे साल में उन्होंने रीडेवलप भी किया आपके बिल्डिंग को, 2 स्टोरी बिल्डिंग में एक्सपेंडिचर भी रीडेवलपमेंट पे किया, तो 1 लाख का खर्चा बिल्डिंग प्लान अप्रूवल का किया, ये भी कॉस्ट का पार्ट है। 10 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करे, पर उसमें 60,000 रिफंडेबल टैक्स है, इंक्लूड है रिफंडेबल, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो आपकी कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, 50 लाख आ रहा है, देखो ये आपके पास 250 और 50 आ गया, 250 और 50 आ गया, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल आ गया, यस सर 1 लाख वो आ गया, और कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है 10 लाख में से 60 माइनस करके लेना बेटा, तो वो 940 आ जाएगा। फिर उसने बोला एबनॉर्मल वेस्टेज वगैरह वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ तक टोटल कॉस्ट थी। अब कह रहा है जब रीडेवलपमेंट कंप्लीट हो गई थी ना 1 अक्टूबर को, एंटिटी ने रेंट आउट कर दिया ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग का सब्सिडरी को अंडर ऑपरेटिंग लीज इन रिटर्न फॉर रेंटल पेमेंट। हमने जो ग्राउंड फ्लोर था उसे तो अपनी सब्सिडरी को ही दे दिया, ठीक है ना, और जो सब्सिडरी है उसको बिल्डिंग अपने पास यूज करते हैं अपने काम के लिए। एंटिटी ने फर्स्ट फ्लोर रखा अपने खुद के बिजनेस पर्पज के लिए, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज, इक्वल वैल्यू एट्रीब्यूट कर देना, इक्वल वैल्यू मतलब बराबर बराबर बांट देना, स्प्लिट आपके पास हो रहा है प्रॉपर्ली, तो आपके पास 50-50% बांट दिया, तो आधी आधी वैल्यू कर दी। अब ध्यान से सुनो, जब हम उसने मेरे से पूछा है अकाउंट कैसे करेंगे इसको, और आपके पास CFS वगैरह में और SFS में कैसे दिखेगा, क्योंकि आप सब्सिडरी को दे रहे हो, तो बेटा जब आप SFS दिखा रहे हो तो नॉर्मल रूल लगाना है। आपने इसको किराए पे दिया, अब वो चाहे सब्सिडरी को दिया किसी को भी दिया, तो वो आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और जो ये बिजनेस के लिए ये तो पीपी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जब आप ऐसा ग्रुप देखोगे तो ये वाला तो पीपी है, ये तो वैसे ही पीपी था पीपी है, तो CFS में आपके पास जो सब्सिडरी को दिया वो भी विद इन द ग्रुप ही तो है ना, वो आपके पास पीपी के तौर पे दिखेगा, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ये मैंने पॉइंट आपको कॉन्सेप्चुअली आपको समझाया भी था, जब हम देते हैं अपने पास
अपने ही ग्रुप के अंदर में। तो एसएफएस के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर ग्रुप के अंदर में वो पीपी है, ग्रुप के अंदर वो पीपी है, तो वो वाला पॉइंट आ रहा था, ठीक है ना। और वही आपके पास हम बैलेंस शीट वाला भी बना देंगे। एसएफएस के अंदर में अगर होगा तो अलग अलग दिखेगा, सीएफएस में आएगा तो पीपी के तौर पे दिखेगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हमारे पास इजी से, ज्यादा नहीं, मुश्किल में बोलूंगा। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है पर है बड़ा आसान सा, ठीक है ना, जनरल बातें। बिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ए लिमिटेड के वेरियस अदर एसेट्स भी है नॉट यूज फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ठीक है जी। एग्जाम्पल फ्री लैंड, टाउनशिप्स इंडिया, वो अलग अलग जगहों पे बता रहा है। और कुछ जमीन भी है जो खाली पड़े, वो अलग अलग ना बता रहे। बहुत मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका बहुत कुछ है, बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी चीजें, उनके अपने पास में चीजों का बताना है, डिटेल्स का क्या क्या आपकी ट्रीटमेंट होगी। जैसे सबसे पहले ए लिमिटेड ऑफिस बिल्डिंग है बेटा, ऑफिस बिल्डिंग है, कहते हैं 15 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें से 3 फ्लोर ऑक्यूपाइड है ए लिमिटेड के द्वारा, तो वो यूज के लिए पीपी है, जबकि बाकी फ्लोर जो वो किराए पे दे दिया आपके पास, तो 12 फ्लोर किराए पे दे दिया, तो वैसे 3 पीपी हो जाएगा, 12 आईपी है, बस सिंपल सी बात है। तो वही आपके पास ना इसमें क्लासिफिकेशन बतानी है हमें, बस क्लासिफिकेशन बतानी है और थोड़ी बहुत इंग्लिश लिखनी है। तो इसमें क्या 3 यूज के लिए वो पीपी हो गया, 12 किराए पे दिए हुए वो आईपी हो गया। अगला फ्लैट्स इन टाउनशिप लोकेटेड इन लोकेशन 1, तो कुछ फ्लैट्स वगैरह पे, तो आपके देयर अप्रोक्सीमेटली कितने 2000 फ्लैट है बेटा, प्राइमरीली फॉर ए लिमिटेड एम्प्लॉइज के लिए किया था, हेंस अप्रोक्सीमेटली 80% फ्लैट्स तो एम्प्लॉइज को दिए हुए। वैसे हमने सारे सोचे थे बट अभी 80% एम्प्लॉइज को दिए हुए, तो 80% एम्प्लॉइज को दिया बेटा वो पीपी हो गया, ठीक है। एंड रिमेनिंग फ्लैट्स इधर या तो खाली पड़े या वो किराए पे दे दिए थर्ड पार्टीज को, तो वो ऑब्वियसली क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो चुका है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो चुका है। तो आपके पास बड़ा सिंपल है, जो एम्प्लॉइज को दिए वो पीपी है, जो आपको एम्प्लॉय ऑक्यूपेड मैंने बोला था वो पीपी में आता है, ओनर ऑक्यूपेड है, और जो आपके पास रेंट पे दिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। फिर अगला फ्लैट्स इन टाउनशिप आपका लोकेटेड इन लोकेशन में, यहाँ पे क्या 1000 फ्लैट्स है बेटा सेकंड टाउनशिप में, 400 फ्लैट तो एम्प्लॉइज को दिए हुए उनकी अकोमोडेशन के लिए, तो पीपी है। 350 फ्लैट आपने रेंट पे दिया सरकार को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, फॉर अकोमोडेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज, हमने तो किराए पे दिए ना, वो आगे वो एम्प्लॉय के लिए यूज करो, उससे मेरे को मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूँ क्या, नहीं, हमने अपने एम्प्लॉयज को दिया तो पीपी है, हमने अब यहाँ पे किराए पे ही दिए तो बेटा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मैं जिसको किराए पे दे रहा हूँ वो खुद वहां रह रहा है, वो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, उससे मुझे क्या मतलब है, मैंने किराए पे दिया, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो, ठीक है ना। 250 फ्लैट अभी खाली पड़े हैं, तो इंटेंशन टू यूज बेटा हम अपने पास में चेक करते हैं कि अपने पास जो फ्लैट खाली पड़े हमारी इंटेंशन, मतलब टर्मिनल यूज मतलब हमारी इंटेंशन क्या उसकी यूज करने की, तो उसके हिसाब से आपके पास पता चल जाएगा। तो मैं इसका पढ़वा भी देता हूँ आपके पास, जो 250 फ्लैट्स वाले का है, जो खाली फ्लैट आपके पास में पड़े हैं, ठीक है ना, तो ए लिमिटेड को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि पर्पस क्या है। अगर वो आपके पास किराए के लिए है, मतलब अगर हमने रेंट कमाना है तो वो ऑब्वियसली आपके पास किस में आ जाएगा, आईपी में आ जाएगा, ठीक है ना, या हमने एम्प्लॉइज को देना है तो उस केस के अंदर में वो पीपी में कवर हो जाएगा। तो वो इंटेंशन पे आप कैसा आएगा, इंटेंशन पे आप कैसा आएगा। फिर हॉस्टल लोकेटेड इन लोकेशन 1, 60 रूम्स इन द हॉस्टल लेट आउट किया जी लिमिटेड को, तो आपके पास में हमने तो किराए पे दिए तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, बाकी कहानी लिखे वो, ठीक है ना। फिर लैंड इन लोकेशन 1, जमीन खरीदी थी बेटा सिर्फ आपके पास में, लो कॉस्ट वेरी लिमिटेड आपके पास में, और उसने बोला प्लान टू रीडेवलप है, अभी नहीं पता क्या करना है, खाली आपके पास अनडिटर्मिन्ड पर्पस, अनडिटर्मिन्ड पर्पस का मैंने आपको साफ बोला था आईपी में आता है, अनडिटर्मिन्ड यूज आपके पास आईपी में आता है। फिर एक और है पोर्शन ऑफ लैंड, जो लीज पे दी है तो किराए पे दे दी है तो ये आईपी है। अगले वाली पोर्शन ये भी किराए पे दे दी है तो ये भी आईपी है, जो दे दी किराए पे वो तो आईपी है ना। अनडिटर्मिन यूज वाली भी आपके पास में किस में आती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और बाकी सारे बड़े आसान से थे। एम्प्लॉय वाले ऑब्वियसली पीपी में चले जाते हैं, यूज के लिए है वो आपके पीपी में आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें थी, वो सारे का लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। वन मोर बेटा क्वेश्चन जो है हमारे पास, जिससे हमें और मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड आपके पास आता है क्लोजर की तरफ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ओन्ड अ लैंड प्रॉपर्टी हुज फ्यूचर यूज वॉज नॉट डिटर्मिन्ड एज एट 31 मार्च 1, फ्यूचर यूज पता नहीं था। हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च 1, तो बेटा आपके पास में अगर जमीन पड़ी है, लैंड है, अनडिटर्मिन्ड यूज है, तो ऑब्वियसली क्या आईपी है, तो वही बात आपके पास में यहाँ पे लिखी है, अनडिटर्मिन्ड यूज है तो आईपी है, ठीक है ना। ड्यूरिंग जून में आपके पास में जाके एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन चालू करी ऑफिस बिल्डिंग की ऑन इट फॉर ओन यूज, तो आपने क्या किया, खाली पड़ी थी जमीन, अब आपने क्या यूज किया, आपने बोला यार हम ना इस पर अपना ऑफिस बनाते हैं, अपने ऑफिस के लिए यूज करने वाले हो, तो आप पीपी के लिए करने वाले हो जमीन को, अभी तो आईपी दिख रही थी, अब अपने ऑफिस के लिए यूज करने वाले हो। प्रिज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन अभी तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रही है कंस्ट्रक्शन, अभी इस साल चालू करी तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऑफिस अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, तो आपके पास में उस प्रॉपर्टी को हम कैसे दिखाएंगे ईयर एंड पे, तो सर अब तो वो आईपी से पीपी बन गया क्योंकि ऑफिस बना रहे हैं, और यहाँ पे एविडेंस भी तो है ना, बन रहा है, सोच थोड़ी ना रहे हो, हमने बोला था ना एविडेंस होना चाहिए, तो आपके पास में चेंज करी जा सकती है क्लासिफिकेशन अगर एविडेंस ऑफ चेंज नहीं हो। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट केस में कमेंस कर दी थी कंस्ट्रक्शन, तो वो आईपी से ओनर ऑक्यूपाइड आपका पीपी में चला जाएगा,
वहाँ ऑफिस बना रहे हैं और एविडेंस है। वेदर द चेंज इन क्लासिफिकेशन इज अ चेंज इन एन अकाउंट, आपका अच्छा सेकंड पॉइंट था, विल देयर बी अ चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज इन द यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या आपका चेंज होगा अगर आप अपनी क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हैं अमाउंट में? तो बेटा कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हम ट्रांसफर कैरिंग अमाउंट पे करते हैं। जिस वैल्यू पे आज वो आईपी के तौर पे दिख रहा था उसी वैल्यू पे वो पीपी के तौर पे दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपका किस में होता है, कोई आपके पास कॉस्ट वगैरह में कोई चेंज नहीं होता है, कोई कैरिंग अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। जिस वैल्यू पे वो इंडेक्स 40 में दिख रहा था उसी वैल्यू में इंडेक्स 16 में जाके दिखेगा, ठीक है ना। फिर अगला था, क्या जो चेंज है इन द क्लासिफिकेशन, क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? द आंसर इज नो। वैसे इसकी बात हमारी इंडेक्स 8 में जाके होती है, ठीक है ना। तो ये कोई आपके पास में चेंज इन, हमारे पास में अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, तो इसमें कोई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं आती। अब ये रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बात वगैरह हमारी इंडेक्स 8 बोलते हैं, ठीक है ना। वुड योर आंसर टू ए बी डिफरेंट if there were to be a management intention to commence the construction of office building for own use, however no construction was planned? आपके पास सिर्फ सोच रहे थे ऐसा कर लेते हैं, पर कंस्ट्रक्शन चालू नहीं करी। सोचने से कुछ नहीं होगा, मैंने बोला था एविडेंस होना चाहिए। तो वहां पर वो ये मेयर मैनेजमेंट इंटेंशंस जो है डू नॉट हैव एविडेंस, उसका एविडेंस नहीं है, उसका सोचने से होगा तो वो अभी भी फिर आईपी ही दिखता। फिर आपका एविडेंस नहीं है ना आपके पास कि आपने चेंज कर दिया है, कि ऐसा पीपी जो है, तो सोचने से कुछ नहीं होगा। हमने पहले बोला था सोचने से, तो भाई हम भी बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, एविडेंस होना चाहिए उस चीज का। तो यहाँ पे सिर्फ वो कह रहा है अगर सोच रहे हमने कोई कंस्ट्रक्शन चालू नहीं करी, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे दिखेगा, फिर वो डीक्लासिफाई होके पीपी में नहीं जाएगा, पीपी में नहीं जाएगा, ठीक है ना। सो विद दिस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो पूरे का पूरा स्टैंडर्ड है ना इंडेक्स 40 वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मैंने बोला था 45 मिनट तक आपके पास छोटा स्टैंडर्ड है, कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया तरीके से आप लोगों का सारा स्टैंडर्ड रिवाइज करा दिया, सारे कॉन्सेप्ट सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको सब करा दिया, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो पूरा स्टैंडर्ड आपका बढ़िया तरीके से रिवाइज हो चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों। नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक उसका नीचे। बाकी रिवीजन वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी इंडिया सब तक आ चुके हैं, जो भी आते रहेंगे वो एक ही प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।